लगभग 2 महीने का समय रहा था, जब मैंने उस कोचिंग में अटेंड किया था, लेकिन सर मुझे वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने सर आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जब से आपकी वीडियोज़ को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, सर मैंने एक-एक वीडियो को 2-2, 4-4 बार देखा, 6-6 बार वीडियो को देखा। 11,000 रुपए जमा किए थे, तब मैंने उनकी परवाह न करते हुए अपने समय को बचाते हुए, फिर मैंने आपकी वीडियोज़ को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। सर एक ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया था, आरआरबी, जेईई दिया था। सर मैंने एक लोको पायलट के लिए एग्ज़ाम दिया था। जैसे मैंने एसएससी, जेईई 2 बार दिया था और सर मैंने पावर ग्रेड एग्ज़ाम 2 बार दिया था। सर मुझे कहीं पे सफलता नहीं मिली। कई बार असफलताएँ देखी हैं। सर इन्हीं असफलताओं के चलते सर कहीं न कहीं मैं बीच में ट्रोल भी होने लगा था। लेकिन सर मैंने अपने रास्ता को न भटकाते हुए एक सही दिशा में अपने आप को लेके गया। सर लोगों की परवाह न करते हुए सर मैंने अपने लक्ष्य को आज हासिल किया है सर। हेलो स्टूडेंट, ईएडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और मेरे साथ में है अनुज यादव आज के सिलेक्शन सीरीज में, जो कि अभी यूपीपीसीएल जेई में सेलेक्ट हुए हैं। तो अनुज बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईएडी के सिलेक्शन सीरीज में। और पहले अनुज अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मेरा नाम मनोज यादव है। सर मैंने सन 2018 में डिप्लोमा पास आउट किया था और सर उसके बाद में सर मैं अपना फिर तैयारी करता रहा। और सर मेरा जिला एटा और सर यूपी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और सर फैमिली बैकग्राउंड वही सर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। सर पापा किसान हैं, सर बाकी सब सर मीडियम वर्गीय परिवार से ही हैं हम लोग सब। अच्छा अनुज बेटा, 2018 से आपने आपने डिप्लोमा किया था। तो मेरा एक छोटा सा सवाल यस यह सर। है कि आपने अपनी तैयारी की शुरुआत कब की थी? जी सर, जब मैंने सर डिप्लोमा पास आउट किया था, तो सर मैंने घर पे अपने बोला था कि डैडी मुझे इलाहाबाद जाना है तैयारी करने के लिए। तो सर पहले तो डैडी ने मना किया कि सर पैसे में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो डैडी ने पहले मना किया। लेकिन सर जब मैंने ज़िद किया, तो फिर डैडी ने मुझे वहाँ जाने का प्रबंध कर दिया। लेकिन सर जब मैं इलाहाबाद कोचिंग में गया, तो सर उसमें एक-एक बैच में सर लगभग 450 बच्चे बैठते थे। तो सर मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बना। तो मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन सर मैं बता रहा हूँ, अब एक साथ 450 बच्चे बैठते थे। सर एकदम पीछे भी सीट मिलती थी। वहाँ पे ना तो हम कुछ पूछ पाते थे और सर जो सर पढ़ा रहे हैं समझ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो बस घर पे चले आओ। तो ऐसी सर वो मेरा दौर मुझे याद है, लगभग 2 महीने का समय रहा था, जब मैंने उस कोचिंग में अटेंड किया था। लेकिन सर मुझे वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। तब सर मेरा एक दोस्त था जिसका नाम सोनू है। सर वो एक दिन आपकी वीडियो देख रहा था। जब सर आपने शायद बेसिक रख के पढ़ाना स्टार्ट ही किया था, तो उससे पहले मैंने सर आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और सर सही बता रहे हैं सर, उससे पहले ना वो होता है ना केवीएल, केसीएल, सर ये सब कुछ समझ में आता ही नहीं था। लेकिन सर जब से आपकी वीडियोज़ को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, सर मैंने एक-एक वीडियो को 2-2, 4-4 बार देखा, 6-6 बार वीडियो को देखा। और सर धीमे-धीमे मैंने सर उन्हीं वीडियोज़ को देखना स्टार्ट किया। सर फिर मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने सर वो कोचिंग में जो मैंने 11,000 रुपए जमा किए थे, तो मैंने उनकी परवाह न करते हुए अपने समय को बचाते हुए, फिर मैंने आपकी वीडियोज़ को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अनुज जी, ये बताइए मुझे, प्रतिदिन आपका पढ़ने का टाइम टेबल क्या था? जी सर, मेरे पढ़ने का टाइम टेबल तो सर जैसे सर मैं बता रहा हूँ आपको, 2018 में सर मैं सही से नहीं पढ़ पाया। आपकी वीडियोज़ आती थी, सर आपने जब कुछ 1-2 सब्जेक्ट सर पढ़ाना स्टार्ट किया था, सर धीमे-धीमे आपके और लेक्चर्स आते गए, मैं उनको फ़ॉलो करता गया। तो सर मैं आपके लेक्चर देखता था और सर उनको नोट भी करता रहा था, नोट भी करता रहता था। उसके बाद में सर मैं सुबह अपना उठता था 7 बजे। मेरे दोस्त थे, वो कोचिंग जाता था, उसी कोचिंग वो जाता था। मैं अपना नहाया-धोया, फ्रेश-व्रेश हुआ, अपना 8 बजे से सर ऑनलाइन देखता रहता था मैं, अपना नोट्स बनाता रहता था। तो सर मेरा पूरा टाइम लगभग पढ़ने में ही जाता था। बाकी सर मान लीजिए कि 8 से 10 घंटे मेरी सर डेली स्टडी होती रहती थी, उस टाइम भी। और सर लगातार स्टडी होती रही और सर आज इस मुकाम तक पहुँचे कि सर आपके सामने बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, सर अरे बहुत अच्छा वाह! लग रहा है। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि ज़रूरी है वहाँ से पढ़ो और उस टीचर से पढ़ो जिससे समझ में आता हो। ज़बरदस्ती का टाइम कहीं वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है। जी अ, सर।
अच्छा अनुज बेटा, एक ऐसा सवाल है और मैं ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी वो की पॉइंट पकड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपको सफलता मिली उन लोगों को भी मिले। तो ये कुछ सवाल को लेकर बहुत डाउट में रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं आंसर करूंगा, उससे बढ़िया है जो बच्चों के अभी जॉब लगी है वो आंसर करें। तो मेरा अगला सवाल है हम्म। छोटा सा कि ये बताइए, आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ते थे या ज़्यादा ऑब्जेक्टिव किया करते थे? जी सर, मैंने सबसे पहले सर अपने थ्योरी को कंप्लीट किया। तो थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद में, जैसे सर मान लीजिए हमने किसी सब्जेक्ट थ्योरी नहीं पढ़ा है और हम उसके ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट करते हैं, तो सर हम उसको एक दिन दो दिन करेंगे, हम उसमें कुछ बोर होने लगेंगे, फिर हमारा उसमें मन भी नहीं लगेगा। तो सर मेन पहली बात है, हम पूरी सब्जेक्ट की थ्योरी को अच्छे से पढ़ें। थ्योरी को पढ़ने के बाद हम उसी सब्जेक्ट के उससे रिलेटेड सर ऑब्जेक्टिव्स लगाएं। सर मेरा ये फंडा रहता था, लेकिन सर मैं पढ़ता दोनों चीज़ें इक्वल था, क्योंकि सर ये यूपीपीसीएल है, इसमें सर हमें गेट आईएएस क्रैक नहीं करना है। तो इसमें बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाटाबेसेस आते हैं ना, कि अगर सर उनको आपने आज पढ़ लिया और 4 दिन बाद नहीं पढ़े तो आप उनको भूल जाएं। और सर सिलेक्शन की क्या, सर मेरा एक दोस्त है, एक राहुल में सर, मेरे दोस्त बहुत अच्छे करीब दोस्त हैं सर, उनका सिलेक्शन 0.25 से रुका हुआ है सर। सर दोनों चीज़ बराबर पढ़ के चलता था मैं, सर दोनों को मेंटेन करके चलता था। हम्म। अ, बढ़िया चीज़ ये है कि आपने कहा कि पहले थ्योरी क्लियर कर लो किसी सब्जेक्ट की और उसके बाद उस पर पूरा समय देकर ऑब्जेक्टिव लगाइए, तभी आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, मन भी नहीं लगेगा आपका। जी सर, जी बढ़िया। सर। एक सवाल है, पेपर से पहले डर लगता है सभी को ना, जब खासकर 10-5 दिन हुँ। होता है, तो पेपर से पहले आपने दबाव को कैसे हैंडल किया? सर देखिए, पेपर के पहले दबाव के बाद सर डर हर किसी को लगता है। सर मुझे खुद नहीं लगता मेरा सिलेक्शन होगा, सर डर तो हर किसी को लगता ही है। सर डर लगना लाज़मी भी है। लेकिन सर मैं अपनी सच्चाई बताना चाहूँगा। सर मेरा सर ये लगभग 11वाँ एग्ज़ाम है। सर मैंने सबसे पहले सर ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया था, आरआरबी जेईई दिया था। सर मैंने एक लोको पायलट के लिए एग्ज़ाम दिया था। फिर सर मैंने एसएससी जेईई 2 बार दिया था और सर मैंने पावर ग्रिड एग्ज़ाम 2 बार दिया था। सर मुझे कहीं पे सफलता नहीं मिली। सर मैं ये नहीं कह रहा मैं कई बार सेलेक्ट हुआ था, सर मैंने कई बार असफलताएँ देखी हैं। सर इन्हीं असफलताओं के चलते सर कहीं न कहीं मैं बीच में ट्रोल भी होने लगा था। लेकिन सर मैंने अपने रास्ता को न भटकाते हुए एक सही दिशा में अपने आप को लेके गया। सर लोगों की परवाह न करते हुए सर मैंने अपने लक्ष्य को आज हासिल किया है सर। यार बहुत बढ़िया चीज़ आपने ये कहा कि मैं 10-11 एग्ज़ाम में फेल हुआ, उसके बाद मुझे यस सर। सफलता मिली। तो पहली तो चीज़ ये है कि 10 एग्ज़ाम के बाद में, 11 एग्ज़ाम के बाद में आपने एक बहुत बड़ी चीज़ को पकड़ लिया। तो यस सर। ये बात है कि बहुत बच्चे हैं आजकल, एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, एक एग्ज़ाम देते ही सोचते हैं कि इसी में सेलेक्ट हो जाए। तो मैं सभी के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि जीवन में असफलताएं जो देखता है, उसे ही सफलता का आनंद का पता होता है, और जिसने असफलता देखी नहीं, तो उसे सफलता का मतलब नहीं पता होता है। जैसे अनुज ने कहा कि पहले 10-11 एग्जाम में फेल होने के बाद जब सफलता मिली, तो आज वो तभी अनुभव कर पा रहा है उस खुशी को जब उसने असफलता को देखा है। तो आप सभी के लिए यही कहूँगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपना लगे रहो, फेल भी कई बार होते हैं, फेल होंगे, सीखो, फिर आगे बढ़ो। यस सर। अनुज बेटा, पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया आपने? जी सर, पेपर अटेम्प्ट करने सर, आपने सर लगभग आज से सर लगभग आपने 2 साल पहले जब सर मेरा पीसीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था 2019 वाला, तो आपने उसमें बताया था कि पहले आपसे जो-जो क्वेश्चन आए उन्हीं को करना, जो आपसे एकदम एक्यूरेट आते हों। तो सर मैंने सबसे पहले पेपर को देखा, सर जैसे ही मैं सीट पे बैठा मेरा पेपर ओपन हुआ। सर मेरा पेपर जो था सर हार्डशिप में था। मेरा सर आर्ट की फर्स्ट में पेपर था, जो कि सर सबसे हार्ड पेपर वाला था जो। तो सर मैंने जैसे ही पहला पहला क्वेश्चन देखा, सर वो मेरी समझ में नहीं आया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, सर मैंने लगातार 6 क्वेश्चन स्किप किए थे और सर एक ऐसी जॉब के लिए जिसके लिए सर मैंने अपना सब कुछ खोने को तैयार था। लेकिन सर लगातार जब 6 क्वेश्चन स्किप करते हैं तो सर एकदम ज़मीन एकदम खिसकने लगी थी, पैरों के नीचे से। लेकिन सर मैंने अपना धैर्य ना खोते हुए मैं सोचा, रमन सर बोलते थे ना कि पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी। तो सर मैंने सबसे पहले 7वें नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो सर मुझसे अच्छे से आ रहा था। तो सर मैं पहले राउंड में, मुझे अच्छे से ध्यान है सर, मैंने वही सर ओनली 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे 200 क्वेश्चन में से। फिर सर मैं सेकंड राउंड में आया, तो फिर मैंने वही 20-30 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए। फिर सर मैं थर्ड राउंड में अब वही 10-15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए।
तो सर मैंने टोटल वही 160 के आसपास अटेम्प्ट किया था और सर मेरा मार्क्स 110.75 आया था सर 8 फर्स्ट शिफ्ट में। आपके फर्स्ट में, वेरी गुड। यस सर। अनुज बेटा ये बताइए कि हुँ। आपने जब अपनी तैयारी की शुरुआत की तो उस समय दिमाग में क्या चीज़ थी, किस चीज़ के सोच के आपने तैयारी की शुरुआत जी सर, सर तैयारी क्या देखिए सर, मेरा सर एकदम एम क्लियर था कि मुझे सर यूपीपीसीएल में जेईई बनना है। सर वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का जेईई बनना है। सर मुझे ट्रांसमिशन नहीं चाहिए। सर उसका कोई गलत पर्पज़ नहीं है, लेकिन सर मैं अपने बताना चाह रहा हूँ। सर मेरे साथ एक घटना घटित हुआ था जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। सर मेरे पास में एक ट्रांसफार्मर है सर, वहाँ से हमारी लाइन आती थी। सर उसमें उनके घर के एक उनके परिचित के जेईई थे, तो सर हमारी लाइन को वो चलने नहीं देते थे। हम लाइन लगाते थे, वो हमारा सर डंडा मार के हमारा सर हटा देते थे बाहर को। तो मैं उसी दिन ठान लेता मुझे सर जेईई बनना है और सर यूपीपीसीएल का डिस्ट्रीब्यूशन का जेईई बनना है। में? अरे वाह, सर मेरा वहाँ से बहुत मुझे बढ़िया। प्रेरणा मिली थी और सर मैं तभी से लगा रहा सर, मैंने आज यहाँ तक अपना वो टारगेट पूरा पा ही लिया सर। और सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सर मुझे 10 असफलताएँ मिली, सर उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने सर उन 10 पेपर को किसी को भी पूरा अपना 100% नहीं दिया था। तो अगर मैं उनमें से किसी एक को अपना 100% देता सर, मैं उसमें शायद असफल ना होता, क्योंकि सर कहीं न कहीं मेरे माइंड में एक ही चलती थी कि मुझको बनना तो यूपीपीसीएल जेईई है। ग्रुप डी पढ़ लूँगा, उसमें लग भी जाऊँगा, सर मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सर आत्मा एक तरफ अलग करके भटकती रहेगी। तो सर मैं ऐसे-ऐसे जेईई देता था, सर कहीं मैं जीके छोड़ देता था, कभी करंट छोड़ देता था। सर मेरा हमेशा मन लगता था टेक्निकल को पढ़ने में। तो सर इसीलिए सर मेरे वो 10 एग्ज़ाम में सर मैं फ़ेल होता रहा और मैंने इसमें अपना पूरा अच्छे से फ़ोकस किया, इसमें मुझे सफलता मिल गई। देखो, तभी तो मैं बोलता हूँ जीवन में दुश्मनों का होना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर दुश्मन नहीं यस होंगे सर। तो कैसे मजा आएगा? देखो, अगर वो तुम्हारी लाइन को ना बंद करते, तुम्हें परेशान ना करते, तो फिर तुम्हें सीख कहाँ से मिलती? कुछ कर गुजरने की जो चाहत होती है ना, वो पैदा कहाँ से की? दुश्मनों ने। तो जीवन में जितना यस दोस्तों सर। का रोल होता है उतना दुश्मनों का भी रोल होता है सफलता दिलाने में। लेकिन बस उसे समझने की जरूरत थी। एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता था कि छोड़ो यार, अपना जो कर रहे ठीक है, और कोई अपना वहां से सीख ही नहीं लेनी थी, अपना उन्हीं के साथ लड़ाई करते, उसी के साथ उलझ जाते। लेकिन आपने अलग तरह से चैलेंज लिया कि मुझे जेई बनना है, और आप बन गए। देखो, तो यस इसलिए सर। जीवन में दोस्तों का होना जरूरी है, दुश्मनों का होना भी बहुत जरूरी है। अनुज बेटा ये बताइए, जो विद्यार्थी आजकल तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने वालों हुँ, के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी और प्लानिंग उनकी होनी चाहिए? सर मेरी सलाह यही रहेगी, सर सबसे पहले आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हमको यूपीपीसीएल जेईई बनना है या सर हमको यूपी आरपीएल या फिर हमको एसएससी जेईई या फिर पावर ग्रिड जेईई या एलएमआरसी, डीएमआरसी। सर ऐसा हम बिल्कुल कतई नहीं कह सकते कि सर सबका सिलेबस एक होता है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एग्ज़ाम का डिफरेंट सिलेबस है। उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका हर एग्ज़ाम का अलग-अलग है। तो सर सबसे पहले हमको किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करना पड़ेगा। उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे कैसे पूछे जा रहे हैं, सर किस तरह उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उनको एनालिसिस करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना पड़ेगा और सर निरंतर प्रयास करना पड़ेगा सर। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम 2 महीने पढ़े और बीच में छोड़ दिए। सर जब हम सटीक दिशा में और सही कोर्स को या सही चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमको सफलता निश्चित मिलेगी। और बाकी सर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे हम्म, अ, जैसे सर सबसे पहले हमें अपना कोर्स को कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में फिर सर हमको लगानी है अपनी टेस्ट सीरीज़। बहुत और सर बढ़िया। टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। हाँ, उसको आप पूरी ईमानदारी से दीजिए, लेकिन उसमें कभी भी तुक्के मत मारिए। क्योंकि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ में तुक्के मार दिए और आपको गलती से सही हो गया, तो वो जो क्वेश्चन को आप बाद में देख सकते थे, उसको एनालिसिस कर सकते थे, वो आपसे छूट गया। उसको आप वेरी नहीं गुड। देखेंगे। इसीलिए हमेशा आप जब भी टेस्ट सीरीज़ दें, तो उसको भले ही आपसे 200 में से मात्र 20 क्वेश्चन आएँ, आप 180 को स्किप कीजिए। उनको स्किप करने के बाद में आप उन 180 क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए या सेव कीजिए। सेव करने के बाद में आप उनकी नीचे व्याख्या पढ़िए। व्याख्या पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का ये ऐसे हो सकता था या ये ऐसे हो सकता था। सर उससे वेरी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट ही मिलता है। सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम थ्योरी में नहीं पढ़ सकते। सर थ्योरी बहुत वास्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत हम्म। बड़ी चीज़ें होती हैं, हम पूरा कवर नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हर एक सब्जेक्ट का, जो कि बीसीएल के लगभग 20 सब्जेक्ट बैठते हैं, 20-22 सब्जेक्ट,
उन सब का बेसिक पढ़ने के बाद में हमें तुरंत अपनी टेक्स्ट बुक पे आना है और सर टेक्स्ट बुक में अटेम्प्ट ऐसे ही जिन्हें बताया वैसे अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है टेक्स्ट बुक में, क्योंकि वो हमारा कोई पेपर तो हो नहीं रहा है। हम्म, सर ये मेरा कहने का गाइडेंस है। और बहुत सर एक चीज़ बढ़िया। और है, हमें जैसे ही सर टेक्स्ट बुक में कोई नई चीज़ें मिलती हैं सर, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए मैंने डायरी बना रखी है, देखिए सर ये सब मैंने यहाँ पे उन सबको सब मैं नोट डाउन करता गया। देखिए सर ये मैं सर नोट डाउन दिख रहा है सर आपको? हाँ, वेरी गुड सर वेरी दिख गुड रहा है ना आपको? वेरी सर गुड। ये सब चीज़ें सर मेरी डायरी डायरी बनी रखी है सर। इसमें जो क्वेश्चन मुझसे नहीं आते थे मैं सर उनको सर एकदम नोट करता रहता था। वेरी गुड वेरी तो गुड। एग्जाम टाइम में सिर्फ ये नहीं पढ़ता था, क्योंकि सर देखिए बहुत सारी बुकें हैं जिनमें 10,000 क्वेश्चन दे रखे हैं। सर मैं मेरा मानना ये है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो 10,000 में से सर वो 7 से 8,000 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। रही बात मात्र 2,000 क्वेश्चन की, तो सर उसको 2,000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए बार बार उस बुक को ना पढ़ना पड़े। इससे अच्छा उन 2,000 क्वेश्चन को कहीं अलग लिख ले और वेरी उन्हीं को गुड। बार बार पढ़े, जिससे उसके 8,000 वो और 2,000 ये, तो उसके पूरे 10,000 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। सर मेरा मानना ये है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी चीज़ें बताई। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं सब बच्चों को ये कहूंगा कि बेटा देख लो, अभी अनुज ने अपनी डायरी अपनी कॉपियां दिखाई, तो सफलता वैसे ही नहीं आती फ्री में, बहुत तपना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई भी सर ऐसा नहीं सर मिलेगा देखिए सर आपको, ये देखिए सर देखो। दो दो डायरी हाँ सर देख दो दो डायरी सर ये सब भरी पड़ी है सर, फुल भरी है दोनों की दोनों। देख लो। तो मैं सभी को ये कहूंगा कि बहुत तपने के बाद में इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम दोनों बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। जी अनुज सर। बेटा, बहुत ही अल्टीमेट सेशन और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट आपने विद्यार्थियों के लिए रखे हैं। और देखो, जो समझना चाहता है, आपकी एक एक बात में कुछ पॉइंट था, एक एक बात आपने समझाने की कही बच्चों को। अगर कोई समझदार है तो इन पॉइंट को अपना के वो सफलता हासिल कर सकता है, कुछ बन सकता है, कामयाब हो जाएगा। और देखो, जो नहीं मानता उसके लिए ना तुम ना हम, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा, जिसे कुछ जीवन में करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जो जो पॉइंट अनुज ने कहे हैं वो एकदम सॉलिड पॉइंट है, उनको अपने दिमाग में जरूर उतारें और उनको अपने ऊपर लागू जरूर करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सेशन आपके साथ में रहा बेटा अनुज। और आपको जीवन में ऐसे ही कामयाबी, तरक्की और स्वस्थ बने रहें, यही प्रार्थना करते हैं बाबा केदारनाथ और शनिदेव प्रभु से। एकदम हैप्पी सर मुझे रहिए, सब खुश दोनों रहिए। पापा को सब दो कहने हैं सर मुझे। हाँ। सर देखिए मैं सर जैसे किसी कोई एग्जाम को देकर आता था, हम्म तो सर जैसे मान लो कोई एग्जाम खराब हो गया तो मैं आके हम्म सैड रहता था। सर मेरे डैडी पहचान जाते थे। सर डैडी बोलते थे अरे जो हुआ वो तो हुआ, आगे की देखो, उसको छोड़ो, उसमें कुछ हो नहीं सकता। सर मेरे सही। डैडी ने मेरा सर इतना साथ दिया है ना सर, मैं सर आजीवन सर सर पिता का माता का सर कभी कभी नहीं धोता, लेकिन सर फिर भी उनको सर हर सुख सुविधा देने का सर मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा। और सर माँ भद्रकाली ने मुझे तो इस लायक बना दिया है कि सर अब किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सर यार वही ना, देखिए अपने। सर मम्मी है पापा है, सर वो लोग सर वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सर बहुत चीज़ों को समझते हैं। सर उनसे हम बोल देते हैं कि हमारे इतने नंबर हैं, हमें ये इतना पैसा चाहिए, हम सर उसका पैसे का क्या करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। आप उनसे जैसे बोल देंगे उस बात को मान लेंगे, आपको उतना ही पैसा दे देंगे। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, आप उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं और कैसे खर्च कर सकते हैं। माँ बाप ने आपको अपना पूरी जवानी देख के या फिर अपनी पूरी जिंदगी कमाई देकर आपको इतना पढ़ा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बने और उनको किसी भी तरह से बिल्कुल भी हर्ट ना पहुंचाएं। सर मेरी बहुत मम्मी की अभी आंखें बनी सर 2 महीने पहले, सर आंखें बनी थी। तो सर मुझे सर अच्छे से याद है सर, मैं वीडियो देखता रहता था सर, घर पे रोटियां भी करता था, क्योंकि सर घर पे मेरी बहन है नहीं। तो सर मैं रोटियां भी करता जाता था और पढ़ता भी जाता था। सर इसी बहुत एग्जाम की बात है क्योंकि जेई वाले की। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपने एक बहुत बढ़िया बात ये कही कि माता पिता का दिल ने दुखाना। देखो, इस जीवन में आप सभी का कर्ज उतार सकते हैं। आप इस जीवन में, माता पिता का एक ऐसा प्यार है जिसमें वो कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल लव होता है माता पिता का। अगर जीवन में कुछ तरक्की हासिल करनी है, अपने माता पिता को खुश रखो, और माता पिता खुश होते हैं बच्चे की तरक्की से। तो अपनी तरक्की मतलब आप माता पिता को खुशी दे पा रहे हो। अपने माता पिता को खुश रखते रहे तो अपने आप सीढ़ियां चढ़ते जाओगे सफलता की। मैं भी खुद यही मानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा हैप्पी है तो बस सब पूरी दुनिया हैप्पी है, फिर तो सब कुछ अपना खुशी खुश है अपना। तो इसलिए अपने माता पिता को प्राथमिकता देकर चले। और माता पिता की सेवा का मतलब ये नहीं है, देखो अब जब तक माता पिता के हाथ पैर चल रहे हैं
जब तक हाथ पैर चल रहे हैं और वो अपना खुद से ध्यान रख पा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आजकल पुराने लोग 50-60 साल तक इतने स्वस्थ रहते हैं कि वो अपने जवान बच्चों का ध्यान रख लेते हैं। जब माता पिता को सेवा करने की आवश्यकता पड़े ना, तो उस समय भागना नहीं, उस समय उनकी सेवा करना। क्योंकि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं या जब तक अपना स्वस्थ है, फिजिकल फिट है, तब तक तो वो दूसरे की खुद सेवा कर रहे हैं, तब तक उन्हें जरूरत भी नहीं यस है। सर, यस। लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़े तब पीछे मत भाग, तब अपना पूरे जम के सेवा करना, जीवन में बहुत तरक्की करो, बहुत खुशी अपना पाते रहोगे। चलिए, बहुत बढ़िया सेशन रहा बेटा आपके साथ में, और ऐसे ही तरक्की थैंक करते यू रहो, सर। ऐसे मस्त रहो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे से। थैंक यू सर।